गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर की स्टडी करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी बेसिक डिटेल्स ली हुई हैं और क्लास 11th में कुछ एडवांसमेंट के साथ में ये चैप्टर स्टडी किया जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हमारी क्लास जिन टॉपिक्स पर रहेगी, फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो न्यूटन ने प्रपोज किया हुआ था, इसके बाद इसी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका वेक्टर फॉर्मेट भी स्टडी करेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स या स्पेशल फीचर्स स्टडी करेंगे रिगार्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड एट लास्ट जो लिमिटेशंस हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग, उसको भी देखेंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को, उन केसेस को कैसे स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिक स्टेटमेंट जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया हुआ था। उन्होंने क्या बोला था कि जो दो पॉइंट मास बॉडीज़ हैं, इफ़ दे आर separated by a certain distance small r, if they are separated by a certain distance small r, let us suppose the mass of one object is m1 and the mass of second object is m2. assume these masses as a point object। ये एक कंडीशन है कि आपको जो पॉइंट मास एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। देन इन्होंने बोला कि some force will act on the body 1 because of 2 and some force will act on the body 2 because of 1। कुछ फोर्स बॉडी 1 पर लगेगा because of body 2 और कुछ फोर्स बॉडी 2 पर लगेगा because of body 1। तो what Newton proposed? Newton proposed this gravitational force, what I have written 1 2 or 2 1, these denote the gravitational force। gravitational force जो है बिकॉज ऑफ बॉडी के मासेस की वजह से एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट न्यूटन प्रपोज्ड स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses, that is F12 or F21 is directly proportional to the product of their masses, and second is inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them। Mathematically we can write it as F12 or F21 is inversely proportional 1 upon r square। After joining both this equation, F21 or F21, we get m1 into m2 upon r square। इसके बाद ये प्रोपोर्शनल साइन आपका हटेगा, देन वी गेट ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F12 F21 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का क्या था कि जो बॉडी मटेरियलिस्टिक बॉडी है, जिस बॉडी में मास होता है, मास बिकॉज ऑफ दैट मास ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज़ में एक्ट करेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस इज इक्वल। सो ये आप स्टेटमेंट के बाद जो फॉर्मूला बना, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है आपका कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करी गई और उसकी जो वैल्यू आई मोस्ट एक्यूरेट है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का होल स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज GA_m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों से एक प्रॉब्लम, एक डाउट बच्चों का रहता है, क्या रहता है कि बच्चे जो लर्न करते हैं इसकी जी की वैल्यू को, दे माइट गेट कन्फ्यूज्ड इन द पावर, समटाइम दे अज्यूम दैट +11। सो उन बच्चों के लिए ये है कि जब आप क्लास 11th में स्टडी कर रहे थे तो फर्स्ट चैप्टर था आपका बेसिक फिजिकल वर्ल्ड। इन दैट चैप्टर वी हैव studied about the 4 basic fundamental forces in nature, in which first fundamental force, that is gravitational force, and you also studied about the strength of the all the 4 forces. So in that case gravitational force is the weakest force, gravitational force is the weakest force. तो जब आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे स्ट्रेंथ जो है सबसे वीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल F12 और F21 को आप यहाँ लिख रहे हैं कैपिटल GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर में G क्या है, एक मल्टीपल फैक्टर है। G क्या है, एक मल्टीपल फैक्टर है मल्टीप्लाई में, तो G इंक्रीज करेगा तो F12 और F21 दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर आप यहाँ पर +11 लगाएंगे, इफ़ यू पुट +11 हेयर बाई मीन्स आप कंफ्यूज हो गए और बाई मिस्टेक यू पुट +11, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की जो पावर आएगी वो किस ऑर्डर में आएगी, +11 के। और जबकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और यू ऑल्सो नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पावर -11 होनी चाहिए, जिस वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगा, -11 है, दैट मीन्स फोर्स इज वेरी 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 वीक। सेम आप जब क्लास 12 में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, तो दैट मीन्स वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं +9 में, तो +9 और -9 में, तो वहाँ आपको +9 लेना है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रेंथ, हैविंग मोर स्ट्रेंथ दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका एक ये डाउट है -11 और +11 का, दैट हैज़ बीन क्लियर। आफ्टर दिस अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वेक्टर फॉर्मेट को। इसके वेक्टर फॉर्मेट के पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी एज्यूम करी गई है कि मान लीजिए ये मास m1 मास की कोई बॉडी है और इसके चारों तरफ अराउंड दिस इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फील्ड अराउंड एनी मटेरियलिस्टिक बॉडी, किसी मटेरियल बॉडी के जिसके पास मास है उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है। उस फील्ड में अगर आप किसी मास को लाएंगे तो उस मास पर एक फोर्स लगेगा, जो कौन लगाएगा, क्लास 11th में ही आपने इसको फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है, कौन लगाएगा, ये फील्ड पार्टिकल्स एज्यूम करे जाते हैं। दिस इज द फील्ड पार्टिकल्स। तो फील्ड पार्टिकल जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में एज्यूम करे गए हैं दैट इज ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन मास m1 बॉडी के कारण जो फील्ड है उस फील्ड में मौजूद जो फील्ड पार्टिकल्स हैं दैट विल एग्जर्ट द फोर्स, वो क्या करेंगे बच्चों, वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे m2 मास की बॉडी पर, m2 मास की बॉडी पर, वो m2 मास की बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इन द सेम केस अगर m2 मास यहाँ पर आ गया तो m2 मास की भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, m2 मास की भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, और उस फील्ड में भी इन द सेम मैनर उस फील्ड में भी क्या मौजूद होंगे, ग्रेविटॉन मौजूद होंगे, उस फील्ड में भी क्या होंगे, ग्रेविटॉन मौजूद होंगे। और वो ग्रेविटॉन क्या करेंगे, मैंने स्टार से बनाया हुआ है, वो ग्रेविटॉन क्या करेंगे, वो ग्रेविटॉन m1 मास पर फोर्स लगाएंगे। वो
जो दोनों ही पॉइंट साइज, ये भी ग्रेविटॉन है और ये स्टार, ये भी ग्रेविटॉन है। स्टार वाले ग्रेविटॉन बिकॉज ऑफ मास m2 है, तो ये ग्रेविटॉन इस m1 पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे टुवर्ड इट्स सेंटर। तो दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, दैट विल बी डिनोटेड बाय F12 और F21। सो नाउ अब मैं डिस्कस करता हूँ इसका वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट, तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉडी हैविंग मास m1, this body have mass m2, they are separated at a distance small r, they are separated at a distance small r, और this is the force that will act on the body 1, that is F12, this is the force that will act on body 2, this is F21. In case of confusion, I can write here F12 is the force acting on body 1 due to body 2, and F21 is the force acting on body 2 due to body 1. F12 is the force acting on the body 1 due to because of body 2. F21 is the force acting on the body 2 because of या due to body 1. Now, so magnitude wise मैं अगर देखूं तो F12 वेक्टर मॉड और F21 वेक्टर मॉड लगाते हैं, दैट मीन्स हम लोग मॉडलस की बात कर रहे हैं, इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दैट इज Fg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसके डायरेक्शन को कंसिडर करूं तो आप देखिए जो फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है m1 बॉडी पर, दैट फोर्स इज F12, एंड जिस मास की वजह से ये फोर्स लग रहा है दैट इज m2 मास की वजह से ये फोर्स लग रहा है m1 मास पर, दैट इज F12। तो यहाँ से एक यूनिट वेक्टर एज्यूम करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1, दैट इज R21 कैप। एंड इन द सेम मैनर आप F21 को देखेंगे तो फोर्स किस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, बॉडी 2 पर। किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, बॉडी 1 की वजह से। तो एक यूनिट वेक्टर आपका जो बनेगा वो यूनिट वेक्टर कहाँ से बनेगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, दैट इज R12 कैप। आप इसको एक तरीके से और एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R21 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बॉडी है m2, तो आप इसमें कंसेंट्रिक सेल्स ले लें, तो कंसेंट्रिक सेल्स के बाद ये यहाँ से एक एरो स्टार्ट होगा, टेल उस एरो का यहाँ पर होगा, और रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर बनेगा। हम लोग जो कन्वेंशनली जो एज्यूम करते हैं वो रेडियली आउटवर्ड वेक्टर को लेते हैं, तो रेडियली आउटवर्ड वेक्टर लेंगे दैट इज r कैप। और डायरेक्शन, ये नंबर कैसे आया बच्चों, दैट यूनिट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1। इन द सेम मैनर कंसेंट्रिक सेल्स एज्यूम करेंगे जिसके सेंटर पर कौन रखा हुआ है, मास m1, तो उसकी वजह से जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड होगा तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, तो यहाँ पर R12 लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे F12 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे दीज टू डायरेक्शन दे आर अपोजिट इन नेचर, दैट मीन्स माइनस R21 कैप। इन द सेम मैनर जब मैं F21 के बारे में लिखूंगा तो क्या होगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर R12 कैप। आपको दिख रहा होगा कि R12 और F21 दे आर अपोजिट टू ईच अदर,
and as already is there in F12. So एक आपका ये फॉर्मेट हो गया और दूसरा फॉर्मेट जिसमें मैं क्या करूँगा, इनको आपने पढ़ा होगा आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, या फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन सिंगल आर। सिंगल आर बोल्ड लेटर से लिखा जाता है, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, सो नाउ F12 becomes minus G M1 M2 R21 vector upon R cube and F21 vector is equal to minus G M1 M2 R12 vector upon R cube। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो यूनिट वेक्टर है और जो फोर्स है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट में ग्रेविटेशन का लॉ। ठीक है, आप अगर सिंगल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंगल लिखना चाहते हैं तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 R कैप अपॉन R स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे आप, Fg इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इन द फॉर्मेट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेट ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि न्यूटन ने प्रपोज किया है, सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने बोला कि जो दो फोर्सेस हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और फार्मूला डिराइव हुआ, कैपिटल जी की वैल्यू में जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई, और F12 और F21 को कैसे रीड करते हैं। नाउ वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, इन द फॉर्मेट ऑफ यूनिट वेक्टर और इन द फॉर्मेट ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद सम स्पेशल फीचर्स हैं जो ग्रेविटेशनल लॉ के रिगार्डिंग है, मैं उनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। Some special features. Number 1, gravitational force are central forces. Number 2, दे कम्स अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैं एक एक कर डिस्कस करूंगा इनका क्या मीनिंग है। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो है वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जी, और इसकी जो रेंज होती है वो आपकी, इसकी रेंज आपकी इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सेंट्रल फोर्सेस, बिकॉज आपने जो पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम किए हैं तो उनका सेंटर उसी पर लाई कर रहा है, सेंटर उसी पर लाई कर रहा है। आप सेंटर टू सेंटर की लाइन को क्या करें, ज्वाइन करें, सेंटर टू सेंटर की लाइन को ज्वाइन करें, तो ये फोर्सेस उसी लाइन पर ही क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसी लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं। दैट इज F12 और F21, F12 और F21 सेंट्रल लाइन पर ये फोर्सेस बन रहे हैं। जो फोर्सेस, दोज फोर्सेस whose line of action lie on the central line, whose line of action, जिनकी लाइन F12 का और F21 का जो एरो है वो आप देख रहे हैं सेंट्रल लाइन पर लाई कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट दिस फोर्सेज आर कम अंडर सेंट्रल फोर्सेज। एंड इन द सेकेंड केस कंजर्वेटिव फोर्सेज, you studied, you will already studied that in chapter work energy power there are two types of forces, conservative force and non conservative force। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, जब वर्क डन होता है दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं एट अ सर्टेन हाइट h, और इसी बॉडी को मैं स्टेयर के थ्रू ले जाता हूँ, मैं स्टेयर के थ्रू ले जा रहा हूँ, बट मतलब हाइट आपकी सेम है। दूसरा केस मैं आपको इसको इंक्लाइंड वे में ले जा रहा हूँ बॉडी को। इन दैट केस, इन ऑल द थ्री केसेस आप क्या देखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इस बॉडी का मास मान लेते हैं आप m मान लीजिए, और इसमें जो एक्ट कर रहा है दैट इज स्मॉल g, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन ऑल द थ्री केसेस जो वर्क आप करेंगे इस बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में ले जाने तक में, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इन ऑल द थ्री केसेज इज mgh। तो यहाँ पर ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऑल दीज फोर्सेस कम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स इन नेचर मैंने आपको अभी इसकी पावर से बताया 10⁻⁻11, और रेंज इसकी इन्फिनिटी है। अगर दो मटेरियलिस्टिक बॉडी हैं पॉइंट साइज की तो वो कितनी भी दूर होंगी, दैट सम फोर्स विल एक्ट ऑन देम एंड इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ। एक both the forces should be equal in magnitude, both the forces should be equal in magnitude and its direction, और उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, opposite to each other, opposite to each other, opposite to each other। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अभी मैंने डिस्कस भी किया हुआ था कि मॉड ऑफ F12 और mod of F21 magnitude of both the forces having same value, that is gm1 m2 upon r square, gm1 m2 upon r square। और सेकेंड केस आपने देखा होगा, ये फोर्स F12 और F21 दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो आप कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और F12 और F21 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। एक केस इसमें जो है हो गया, ठीक है जी। तो ऑल दीज फोर्सेज कम्स अंडर सेंट्रल फोर्सेज, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, वीकेस्ट इन नेचर, रेंज इन्फिनिटी, और फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सारे स्पेशल पॉइंट्स हैं
जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद लिमिटेशन दैट कम्स फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So, limitation, it is valid, this law is valid only for, किसके लिए वैलिड है? only for point objects, only for point objects, not valid for big size bodies, or you can say that extended object के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है। तो कैसे, क्या कारण है जिस वजह से ये लॉ मटेरियलिस्टिक बॉडी में जिन बॉडीज़ का साइज होता है उनके लिए वैलिड नहीं है? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए बॉडी हैविंग सर्टेन मास एंड दिस इज another body that is point mass having mass small m, तो अगर if this end having distance small r and the length of this extended body is l, तो अगर आप क्या करेंगे, इस बॉडी के मास को कंसंट्रेट कर लेंगे सेंटर पर। कहाँ पर कंसंट्रेट कर लेंगे? सेंटर पर। तो नहीं कर सकते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम इसकी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, मान लीजिए इस पर, दैट इज बॉडी 1, दैट इज बॉडी 2, तो फोर्स ऑन द बॉडी 1 ड्यू टू 2, तो कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? F12 इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी का टोटल मास उसके सेंटर ऑफ मास पर लाई कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को शो नहीं करती है। देखिए कैसे कि आप देख रहे हैं, जब इसके मास को मैंने कंसीडर कर लिया और ये डिस्टेंस है L/2, तो मैं अगर फर्स्ट हाफ को देख रहा हूँ, इस फर्स्ट हाफ को, दैट फर्स्ट हाफ इज नियरर टू द मास m स्मॉल m, तो और सेकेंड हाफ इज फार्दर अवे फ्रॉम द मास स्मॉल m। ये पोर्शन स्मॉल m मास के पास है और ये पोर्शन सेकेंड हाफ दैट इज फार्दर अवे फ्रॉम द मास स्मॉल m। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये इफेक्ट देगा, दिस पोर्शन, इसका इफेक्ट इस पोर्शन के कारण दिए गए इफेक्ट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये पोर्शन नियरर है तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस जितनी कम होगी स्क्वायर उतना जो है उसमें कम होगा, और वो वैल्यू क्या होगा? फोर्स की ज़्यादा देगा। तो नियरर एंड का इफेक्ट जो होगा वो मोर होगा, नियरर एंड का जो इफेक्ट होगा वो मोर होगा, और जो फार्दर एंड का इफेक्ट होगा, वो लेस होगा। अगर यहाँ पर बॉडी के मास को सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये चीज़ सही होती तो यहाँ पर दोनों एंड के इफेक्ट इक्वल होते, इसलिए आप बॉडी के मास को सेंटर पर एज्यूम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक रिजिड बॉडी जब आपने ली,
जिसका मास कैपिटल M है, तो आप क्या करेंगे, इस बॉडी में छोटा सा मास, छोटा सा स्मॉल पोर्शन लेंगे जिसका मास dm होगा और जिसका साइज पॉइंट साइज होगा, जिसका साइज पॉइंट साइज होगा, और ये दूसरी तरफ एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू। सपोज दे आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, दे आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो आप देख रहे होंगे dm एक स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन है जो स्मॉल m वाली बॉडी से, स्मॉल m मास की बॉडी से r डिस्टेंस पर है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स df लगेगा, दैट इज स्मॉल फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी स्मॉल m। तो df विल बिकम g स्मॉल m dm अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ जस्ट स्मॉल एलिमेंट। फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज टोटल फोर्स। दिस इज द फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन। देन you can calculate total force, that is F total will be, you can integrate dF is equal to G small m dm upon r square। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन कैपिटल G स्मॉल m dm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप इस केस में बात करेंगे तो इसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये मास पूरी लेंथ में डिवाइड है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कैपिटल L, सॉरी m/L। और आप यहाँ एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया, स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन लेंगे जिसका मास कितना होगा बच्चों, dm। इसका मास कितना होगा, dm। और इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी इससे वो कितनी होगी, वो x होगी। कितनी होगी, x होगी। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, dx होगी। कितनी होगी, dx। और यहाँ पर dm क्या आ जाएगा आपका, इसका m/L इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, क्योंकि स्मॉल dx का आपको मास निकालना है, वो dm है। तो आप पहले पर यूनिट लेंथ का मास बताएं और फिर dx का उसमें मल्टीप्लाई करें, तो dx एलिमेंटल पोर्शन का मास आ जाएगा आपका m/L इंटू dx। और फिर ये आप यहाँ पर dm की जगह पर, इन प्लेस ऑफ dm आप इसको रख देंगे, और इन प्लेस ऑफ r यू कैन पुट x, बिकॉज x इज द वेरिएबल। और x कहाँ से कहाँ तक आपका लाई करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल G स्मॉल m m/L इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। और x विल लाई फ्रॉम, x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये एलिमेंट सबसे पहले कहाँ होगा, इस पॉइंट पर, सबसे बाद में कहाँ होगा, इस पॉइंट पर। तो जब ये एलिमेंट इस पॉइंट पर होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x की वैल्यू स्मॉल r होगी। और जब ये एलिमेंट लास्ट पॉइंट पर होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू r प्लस एल। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट मास बॉडीज़ के लिए तो यूनिवर्सल लॉ वैलिड है, और अगर एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी में एक स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन लेना पड़ेगा जिसका मास dm होगा, और आप पहले उस स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन लेंगे और फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। ये चीज़ मैंने जो यहाँ पर जनरल डिस्कशन किया उसका मैंने यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिमिटेशन को भी डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन इट्स वेक्टर फॉर्मेट, आफ्टर दैट सम स्पेशल फीचर्स, एंड एट लास्ट limitations for the universal law of gravitation. That's all. Thank you.